हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। भैया क्या हाल है जी? मौज मस्ती काट रहे हो कि नहीं? देखो, मौज मस्ती होती रहनी चाहिए, चाहे हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, साइंस पढ़ो या मैथ्स पढ़ो, करो मौज मस्ती, यही अपने चैनल का मोटो। एंड वेलकम टू द चैनल। हम इस चैनल पे हर सब्जेक्ट को बहुत ही मौज मस्ती के साथ चिल मार के पढ़ के खत्म कर देते हैं एंड अच्छे से अच्छे मार्क्स भी स्कोर करते हैं। चाहो तो कमेंट्स देख सकते हो, है ना। चलो, और आज की इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं द मुगल एम्पायर। अरे भैया क्या बताऊं, निरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कैसे? पहला, भाई आपके मार्क्स आते हैं इससे बहुत ज़्यादा, मतलब इन द सेंस अच्छा वेटेज रखता है। दूसरी चीज़ यार, ये ना पर्सनल जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए भैया? जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चार लोग बैठ के कभी भी हिस्ट्री की बात करते हैं ना, तो एक ऐसा टॉपिक है जो ज़रूर उठ जाता है, दैट इज़ मुगल एम्पायर। कभी अकबर, औरंगजेब, किसी न किसी की बात आ ही जाती है, तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए। चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। और बिल्कुल मस्त तरीके से आराम से बैठो, कहानी सुनाता रहूँगा और सुनते जाना, और देखना एंड में बोलूँगा लो जी चैप्टर हो गया समाप्त, और आपको कहोगे अरे वाह क्या बात है भैया, मज़ा आ गया। चलो, तो बात करते हैं 16वीं सदी की, बात है 16th सेंचुरी की। अब 16th सेंचुरी के लेटर हाफ है, यानी कि 1650 के बाद मुगल्स ने अपना जो किंगडम था वो कहाँ एक्सपैंड करा था? आगरा और दिल्ली में। बट 17th सेंचुरी आते आते मुगल्स जो थे, उनका एम्पायर इतना बड़ा हो गया था कि वो नियरली पूरे सब कॉन्टिनेंट को कंट्रोल कर रहे थे। सब कॉन्टिनेंट भैया क्या होता है? सब कॉन्टिनेंट यानी कि उस समय का इंडिया। क्लियर? चलो, अब they imposed structures of administration and ideas of governance that lasted even after their rule. अब एक पॉइंट ये क्यों हाईलाइटेड है? इट इज़ हाईलाइटेड बिकॉज ये हमें बता रहा है कि क्या ऐसा क्या था इन 50 सालों में, ऐसा क्या हो गया कि मुगल एम्पायर इतनी तेज़ी से बढ़ गया, इतना पूरा देश कवर कर पाया। क्या हुआ? क्वेश्चन मार्क है ना। तो उसका आंसर है ये, दे इम्पोज्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने अपनी सरकार चलाने के लिए कुछ इस प्रकार के एडमिनिस्ट्रेशन रखे, ऐसे आइडियाज़ ऑफ गवर्नेंस लिए जो कि उनके जाने के बहुत साल बाद तक भी अपनाए गए, यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त। तो आखिर ये मुगल थे कौन? तो ये मुगल थे डिसेंडेंट्स ऑफ टू ग्रेट लिनेज रूलर्स, चंगेज़ खान एंड तैमूर। चंगेज़ खान एक राजा था और तैमूर एक राजा था। इनके जो डिसेंडेंट, जो वंशज थे, वही मुगल्स कहलाए। क्लियर? अब बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक की इस चैप्टर में से, ठीक है। वो है, हम एक एक करके सारे मुगल एम्परर्स के बारे में पढ़ेंगे, स्टार्टिंग विद बाबर। पहला 1526 से 1530, पानीपत की लड़ाई याद रखना बाबर की ही हुई थी। तो बाबर कौन था? पहला मुगल एम्परर था। 1526 से 1530 तक रहा राजा, और याद रखना ये बहुत ही फेरोशियस रूलर था। कैसा था? फेरोशियस। भैया याद नहीं रहेगा ये वर्ड, खतरनाक था, बहुत तगड़ा। इसने भाई धूल चटा दी कितनों को। अब देखना कैसे। सबसे पहले ये मात्र 12 साल का था जब इसने फरगना का रूल गद्दी संभाली थी। फरगना क्या है? फरगना एक जगह है जो दूसरे कंट्री में है, एग्जैक्ट नहीं पता कौन सी कंट्री में, बट दूसरी कंट्री में, इंडिया में नहीं है। तो जब वो 12 साल का था, उसे वहाँ का राजा बनाया गया 1494 में। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, 1526 में बैटल, पानीपत की बैटल में उसने किसके? दिल्ली के जो सुल्तान थे इब्राहिम लोदी को हरा दिया पानीपत में, और दिल्ली और आगरा को हथिया लिया। उसके बाद 1527 में उसने राणा संगा को हराया और राजपूत रूलर्स को, और एलिस हुआ कहाँ पे? खानवा में, एलिस को भी हरा दिया। उसके बाद 1528 में उसने राजपूत को भी हरा दिया चंदेरी, बैटल ऑफ चंदेरी में। एंड आफ्टर दैट ही एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर आगरा एंड दिल्ली बिफोर हिज डेथ। और अपनी डेथ से पहले उसने, मात्र 4 साल से पहले उसने आगरा और दिल्ली को अपना बना लिया था, जो कि इंडिया के सबसे बड़े सेंटर थे, है ना। उसके बाद उसका बेटा आया हुमायूं। इस बेचारे की कहानी बड़ी सैड है। इसके साथ क्या हुआ? पहले तो नेपोटिज्म हो गया इसके साथ, यानी कि पापा ने इतना कुछ करके दे दिया कि भाई बेटा आज चिल मारो यार, क्या टेंशन। तो ये 10 साल तक चिल मारता रहा, बट ये चीज़ पूरी दुनिया को पता चल गई। तो हुआ क्या? शेर खान नाम का एक आदमी था जिसने चौसा में लड़ाई में हुमायूं को हरा दिया, और इतना बुरा हराया, इतना बुरा हराया कि 1539 में और 1540 में भी इतना बुरा हराया कि हुमायूं को कहाँ जाना पड़ा? वापस ईरान जाना पड़ा, जहाँ से वो आया था सब कुछ छोड़ छाड़ के। और फिर वो 15 साल ट्रेनिंग करे, खूब तगड़े में वापस आया ट्रेनिंग कर कर आके, और फाइनली उसने 1515 में दिल्ली जीत लिया। बट बेचारे की अगले ही साल डेथ हो गई एक एक्सीडेंट में। उसके बाद आया सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर जिसने इंडिया की हिस्ट्री को बदल के रख दिया था, और वो था नन अदर देन अकबर। अकबर एक बहुत ही ज़बरदस्त रूलर था, बहुत ही अच्छा, नेक दिल। और इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी मिलिट्री कैंपेन्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि कैसे कैसे किसने क्या क्या बढ़ाया। तो अकबर मात्र 13 साल का था जब वो एम्परर बना दिया गया, बट अब 13 साल का बच्चा तो राज नहीं चला लेगा। तो हुआ क्या?
उसके साथ थे बैरम खान। बैरम खान कौन थे? नेम से एक रूलर थे, यानी कि राजा तो अकबर ही था क्योंकि वो रॉयल ब्लड था, बट बैरम खान जो थे वो सारे इंस्ट्रक्शन दिया करते थे, वही सब कुछ चला रहे थे। कब तक ऐसा चला? 1570 तक। 1570 में जाके अकबर इस लेवल के इतने बड़े इंडिपेंडेंट हो गए थे कि अब उन्हें बैरम खान की एडवाइसेस की ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद उन्होंने कहाँ कहाँ मिलिट्री कैंपेन लॉन्च करे? अगेंस्ट सूरीज और अदर अफगान्स, अगेंस्ट द नेबरिंग किंगडम्स ऑफ मलवा एंड गोंडवाना, हैंड टू सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ हिज हाफ ब्रदर मिर्जा हाकिम एंड द उज्बेक्स। तो भाई ऐसे पुराने राजाओं के ना हाफ ब्रदर बहुत होते थे। ये क्या सीन क्या है भैया? देखो ऐसा था, पहले के राजा एक शादी तो करते नहीं थे, मल्टीपल शादियां कर लेते थे। मल्टीपल शादियां होती थी तो मल्टीपल बच्चे होते थे। अब सारे बच्चों में आपस में लड़ाई हो रही है, कौन भाई बनेगा, कौन भाई नहीं, कौन राजा बनेगा। तो ये हाफ भाई कहलाते थे, हाफ ब्रदर, है ना। मिर्जा हाकिम जो था अकबर का हाफ ब्रदर था, वो भी लड़ रहा था, नहीं नहीं मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, इस तरीके से। 1568 68 में सिसोदिया कैपिटल ऑफ चित्तौड़ जो थी उसको सीज कर लिया गया, और 1569 में रणथंभोर को। 1570 से 1585 तक 15 साल तक लगातार मिलिट्री कैंपेन चले गुजरात में, और फॉलोड इन ईस्ट बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इन तीनों जगह पे दबा के मिलिट्री कैंपेन्स हुए। 1585 से 1605 तक कैंपेन्स जो थे फिर वो नॉर्थ वेस्ट रीजन में गए। कांदाहार जो था वहाँ पे सफ़ाविद लोग रहते थे, उनसे वो ले लिया गया था। कश्मीर जो था उसको भी अटैक किया गया। काबुल एज ऑल्सो काबुल आफ्टर द डेथ ऑफ मिर्ज़ा हकीम, मिर्ज़ा हकीम के बाद ये दोनों जगह पे अटैक हुआ। कैंपेन्स इन द डेक्कन, डेक्कन एरिया जो है ना मध्य प्रदेश है जहाँ आज में, और बेरार, खानदेश एंड पार्ट्स ऑफ अहमदनगर वर एनेक्स्ड। ये सारी इतनी सारी जगह अकबर के टाइम पे अकेले मुगल राज्य में आ चुकी थी। उसके बाद आया अकबर का बेटा जहांगीर। अब जहांगीर कैसे था? इनका बेचारे का ज़्यादा अच्छा कुछ खास टाइम चला नहीं। सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़ अमर सिंह एक्सेप्टेड मुगल सर्विस। इनके टाइम में अच्छी चीज़ क्या हुई कि सिसोदिया रूलर जो थे मेवाड़ के और अमर सिंह, इन्होंने क्या करा? मुगल की सर्विस को एक्सेप्ट कर लिया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर हुआ करते थे मेवाड़ के। उसके बाद कैंपेन्स बहुत चले, बट वो इतने सक्सेसफुल नहीं थे जितने अकबर के थे। उन्होंने सिख्स के खिलाफ अहोम और अहमदनगर में अपने कैंपेन्स करे। उसके बाद आए शाहजहाँ, द लव गुरु। शाहजहाँ क्या थे? इतने पंगों पंगों में नहीं रहते थे, वो सिंपल सिंपल अपने काम करते थे, ठीक है। अब कैंपेन्स कंटिन्यू, जो कैंपेन चल रहे थे अकबर के टाइम से डेक्कन में वो चलते रहे। अफगान नोबल खान जहां लोधी रेबल्ड एंड वाज डिफीटेड। तो अफगान के एक बहुत बड़े आदमी थे खान जहां लोधी, उन्होंने बगावत करी थी मुगल के खिलाफ शाहजहाँ, और शाहजहाँ ने उसको हरा दिया था। बुंदेल को भी हरा दिया, एंड ओरछा नाम की जो जगह थी उसको सीज कर लिया गया। नॉर्थ वेस्ट की बात करें, द कैंपेन टू सी बल्क फ्रॉम उज्बेक्स वाज अनसक्सेसफुल। वहीं पे एक जगह ये हार गए थे, किनसे? उज्बेक से हार गए थे, और कांदाहार में भी हार गए थे। वापस सफ़ाविद जो लोग थे उन्होंने अपनी ज़मीन वापस ले ली थी। 1632 की बात करें तो अहमदनगर पे फाइनली अटैक हुआ और वो मुगल में आ गया था। उसके बाद आया सबसे खतरनाक रूलर मुगल एम्पायर का, दैट वाज औरंगज़ेब। अब ये उतना वैसा नहीं था, मतलब क्या बोलें, ये उतना ना नेक दिल नहीं था, बाकियों से थोड़ा अलग था ये। कैसे? अब सुनो, वो राजा ही बना था अपने भाई को मार के और अपने पिताजी शाहजहां को जेल में डाल के। समझ रहे हो ना क्या स्टोरी है? बैक स्टोरी देख रहे हो यार, दिमाग में सब कुछ बैठ जाएगा। इन द नॉर्थ ईस्ट में उसने अहोम को हराया 1663 में, बट वहाँ पे फिर से रेबल हुए 1680 में। नॉर्थ वेस्ट में यूसुफजई और सिख के खिलाफ लगातार सक्सेसफुल, मतलब छोटे छोटे टाइम के लिए सक्सेसफुल होते रहे थे उसके कैंपेन अटैक, बट नॉट फॉर वेरी लॉन्ग। मराठा चीफ्टेन शिवाजी के साथ इनका सबसे बड़ा दुश्मनी थी। कैसे थी? औरंगजेब के टाइम पे ऑलमोस्ट पूरा इंडिया मुगल साम्राज्य में आ चुका था, मगर फिर भी एक वीर ऐसा था, वीर शिवाजी थे, जिन्होंने इतने खतरनाक माहौल में भी डिक्लेयर कर दिया कि भाई मैं एक इंडिपेंडेंट राजा हूँ, मैं किसी के लिए काम नहीं करूँगा, जिसकी वजह से उनके खिलाफ लगातार कैंपेन्स चलते रहे। बीजापुर को फाइनली एनेक्स्ड मतलब आपको पता है ना, एनेक्स्ड मतलब कैप्चर्ड 1685 में करा, और गोलकोंडा को 1687 में। 1698 में औरंगजेब पर्सनली मैनेज्ड कैंपेन्स इन द डेक्कन। अब मराठा जो थे उनके खिलाफ जो था औरंगजेब, वो पर्सनली मैनेज कर रहा था सारे कैंपेन। उसके अलावा उसको बहुत सारे रेबिलियन फेस करना पड़ता नॉर्थ इंडिया में, सिख, जाट, सतनामी। अब हुआ क्या, ये सारी कम्युनिटी भाई उठ के आ गई थी। क्यों? क्योंकि अब जो मुगल एम्पायर था वो इतना पावरफुल नहीं रहा था, धीरे धीरे वीक हो रहा था, और लोग इसका और ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे थे और उसको और ज़्यादा दबा रहे थे। उसकी डेथ जो हुई
फॉलोड बाय अ सक्सेशन कन्फ्लिक्ट अमंग हिज सन। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, उसकी देहांत के बाद, मतलब उसकी डेथ के बाद औरंगजेब की, कोई भी पॉपुलर रूलर नहीं आया, क्योंकि सारे बच्चे आपस में ही लड़ मरे कि मैं राजा मैं राजा मैं राजा, और कोई अच्छा राजा नहीं बन पाया। मुगल का क्या ट्रेडिशन था सक्सेशन का, इट वॉज को पार्सनरी इनहेरिटेंस। क्या होता है भैया को पार्सनरी, यानी क्या होता है, एक राजा के मल्टीपल बेटे होते हैं और उसमें से जो सबसे योग्य हो जाता है या फिर जो सबसे बड़ा होता है उसको राजा बना दिया जाता है, सिंपल, ठीक है। बट ये को पार्सनरी इनहेरिटेंस वर्ड याद कर लो, लिख के आओगे तो जी पूरे नंबर, एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएंगे, टीचर देख के खुश हो जाएगा, भाई लौंडा तो कभी, मतलब ओहो क्या बात है, मतलब भाई बच्चा एकदम फुल पढ़ के आया, समझ रहे हो, इस तरीके से टीचर समझ जाएगा। मुगल रिलेशंस विद अदर रूलर, मुगल के कैसे रिलेशन थे, देखो, एज द मुगल्स बिकेम पावरफुल मेनी अदर रूलर्स ऑल्सो जॉइंड देम वॉलंटरली, यानी कि जैसे जैसे वो और पावरफुल होते गए, लोग अपने आप आके जुड़ते गए कि आप हमें अपने साथ जोड़ लो, क्यों लड़ना भाई, क्या लड़ाई करनी, आओ यार साथ साथ रहते भाई भाई। अब सबसे अच्छी बात क्या थी, द केयरफुल बैलेंस बिटवीन डिफीटिंग बट नॉट ह्यूमिलेटिंग देयर ओपोनेंट्स एनेबल्ड द मुगल्स टू एक्सटेंड देयर इन्फ्लुएंस ओवर मेनी किंग्स एंड चीफ्टन्स। अब देखो, एक बहुत अच्छी बात थी मुगल की, क्या अच्छी बात थी, जिसकी वजह से वो पूरे इंडिया में बहुत ही इजीली रूल कर पाए, कि वो जानते थे कि हराना और किसी को बेइज्जत करना एक अलग चीज़ होती है। मतलब वो कभी किसी को हराते थे तो उसको बेइज्जत नहीं करते थे, ऐसा नहीं करते थे राजा से कुछ उल्टे सीधे, मतलब पूरे उसके जुलूस निकाल रहे हैं, सारे लोगों के सामने मजाक उड़वा रहे हैं, नहीं, वो इस चीज़ पे भरोसा नहीं करते थे। हरा दिया, जीत गए, कोई दिक्कत नहीं, बस बात खत्म वहीं पे, और उसके बाद आगे डील हो गई, पर वो कभी ऐसा नहीं करते थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की तरफ चलते हैं भाई, जो पेपर में दिख रहे होंगे आपको। ये मनसबदार और जागीरदार क्या होता है, बहुत ही ईजी तरीके से बताऊंगा क्या होता है। देखो, उस समय के टाइम पे अलग अलग कम्युनिटीज़ हुआ करती थी, जैसे कि ईरानी, इंडियन मुस्लिम, अफगानी, राजस्थान, राजपूत। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी मेन्यू का नाम ले रहा हूँ, चाप है ना, अफगानी चाप, मलाई चाप, राजस्थानी चाप, मजाक कर रहा था, ठीक है। तो ये मराठा, ये सब ने मुगल सर्विस तो ज्वाइन कर ली थी, बट एक दिक्कत थी, अब ये अलग अलग कम्युनिटी थी, तो मुगल्स ने सबसे अच्छी बात क्या करी, ऐसा नहीं बोला कि नहीं तुम भी मुगल हो, नहीं, उन्होंने बोला ठीक है हम आपको एनरोल कर रहे हैं मुगल सर्विस में, बट एज अ मनसबदार। अब इसको आप कंपेयर करो किससे, आज के टाइम का स्टेट से, जैसे कि आज के टाइम पे अलग अलग स्टेट है, तमिलनाडु एक स्टेट है, उत्तर प्रदेश एक स्टेट है, तो समझ लो उस टाइम पे इन्हीं स्टेट वाले वर्ड्स को क्या कहा गया कि ये मनसबदार है, ओके। अब मनसबदार्स मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार एंड कैवलरीमैन, यानी कि अब जो सेंटर है, यानी कि स्टेट था, जो मुगल था उस समय के टाइम पे, उसने क्या बोल रखा था, ठीक है आज से आप हमारे मनसबदार हो, ठीक है, बट आपको ये याद रखना है कि हम आपको बता के रखेंगे कि भाई 5,000 घुड़सवार तैयार रखना, तो मतलब तैयार रखना, कभी भी ऑर्डर आएगा और आपको निकलना पड़ सकता है। इस तरीके की कंडीशंस हुआ करती थी, और मनसबदार जितनी भी थी उन सबको सैलरीज मिलती थी, और उसी सैलरीज को क्या कहा जाता था, जागीर कहा जाता था, ठीक है। अब बोलोगे तो नहीं जागीर किसे कहते हैं और मनसबदार किसे कहते हैं, चलो वेरी गुड। अब नेक्स्ट आता है जब्त और जमींदार। क्या होता है ये जब्त और जमींदार, देखते हैं। द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू वॉज टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ पेजेंट्स। उस समय के टाइम पे जो मेन सोर्स था पैसे का, वो क्या था, वो क्या था, टैक्स जो लगता था पेजेंट्स के प्रोड्यूस पे, जो भी बेचारे वो उगाते थे। तो दो इंटरमीडियरीज हु कलेक्टेड टैक्स वर कॉल्ड जमींदार। तो मुगल सर्विसेज ने क्या करा, ऐसे लोग रखे बीच में जिनकी ये जिम्मेदारी बना दी कि भाई आप हमारे लिए टैक्स कलेक्ट करो, हम आपको सैलरी देंगे, सिंपल। और इनको क्या कहा गया, जमींदार। आज तक कहते हैं ना जमींदार, तो वही चीज़। जब्त क्या था, जब्त वॉज द रेवेन्यू सिस्टम विच वॉज स्टार्टेड बाय व्हेन अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर तोडरमल carried out a careful survey of crop yields and fixed tax on each crop in cash। अब ध्यान से समझना, बहुत तगड़ी चीज़ है ये। अकबर के पास 9 रत्न थे, उन्हीं में से एक रत्न था तोडरमल, जो उनका फाइनेंस मिनिस्टर था। इसने ऐसी ऐसी स्कीम्स निकाली जो आज तक चल रही हैं। पहले क्या हुआ करता था, मानो एक रामलाल नाम का एक किसान है, अब उस किसान ने कुछ उगाया, गेहूँ उगाया, तो ये क्या करता था, राजा के पास जाता था, टैक्स के नाम पे गेहूँ दे देता था। बट तोडरमल ने सोचा यार क्या हो रहा है, मतलब बड़ी दिक्कत हो रही है, कोई गेहूं ले आ रहा है, कोई कुछ ले आ रहा है। अब राजा को गेहूं नहीं खाने का मन था, है ना, मजाक एक सिर्फ आपको याद कराने के लिए स्टोरी सुना रहा हूँ, ठीक है, उसी तरीके से सुनना। तो तोडरमल ने कहा ठीक है एक काम करते हैं, आप हमें दो ही मत, आप एक काम करो, इसे जाओ मार्केट में बेचो, मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग बता दूंगा, अगर आपने गेहूं उगाया तो आपका इतना टैक्स जाएगा, अगर आपने चावल उगाए तो इतना टैक्स जाएगा, और आप क्या करो उसको सामान को बेच लो, जब आपके पास पैसे आ जाएं वो पैसे आप हमें दीजिए।
यानी कि आप हमें टैक्स किस फॉर्म में दो, फाइनल फॉर्म में दो, पैसों की फॉर्म में, हम आपसे खुद खरीद लेंगे, ऐसा नहीं कि आप हमें वो दे दे रहे हो। ठीक है, अब हम अकबर की पॉलिसीज अलग से क्यों पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी और उसके ऊपर क्वेश्चन भी आएगा कि क्यों अकबर ही इतना पॉपुलर हुआ, तो उसकी आप एक बार पॉलिसीज पढ़ो। अबुल फजल explained that the empire was divided into provinces called सूबा governed by a सूबेदार। अबुल फजल कौन है, एक राइटर हैं जिन्होंने क्या लिखा था, अकबर के बारे में लिखा था, है ना, कि अकबर के टाइम पे कैसा था इंडिया। तो उस समय पूरा जो एम्पायर था वो अलग अलग प्रोविंसेस, वही सेम चीज़, अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड था, जिसको क्या कहते थे उस समय पे, सूबा, और हर सूबे का एक चीफ मिनिस्टर था, सूबेदार। क्लियर, जिसका काम था दोनों ही पॉलिटिकल और मिलिट्री फंक्शंस को कैरी आउट करना। हर प्रोविंस के पास एक फाइनेंशियल ऑफिसर भी था, जिसे क्या कहा जाता था, दीवान कहा जाता था। फाइनेंस संभालता था कि कितना टैक्स आ रहा है, कितना राजा तक पहुंचाना है, ये सारी चीज़ें। नाउ फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर इन हिज प्रोविंस सूबेदार वॉज सपोर्टेड बाय अदर ऑफिसर, और ताकि मेंटेनेंस बनी रहे, सूबेदार के साथ साथ और भी डिफरेंट ऑफिसर्स बनाए जाते थे। यानी कि एक आर्मी ऑफिसर होगा, एक पुलिस ऑफिसर होगा, यानी कि भाई तुम पुलिस संभालोगे, तुम आर्मी संभालोगे, और एक बहुत ही रेगुलर नहीं, रेगुलेटेड सिस्टम था। कैसा था, एक बहुत ही रेगुलेटेड सिस्टम था, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अकबर ने एक बड़ा अच्छा आइडिया शुरू करा था जिसका नाम था सुलह-ई-कुल, जिसका क्या मीनिंग था, यूनिवर्सल पीस। अब इस आइडिया के अकॉर्डिंग टॉलरेंस दैट डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स इन हिज रियल्म, यानी कि अकबर ने कभी किसी को नहीं बोला कि आप आके मुसलमान बन जाओ या आप कुछ और बन जाओ, नहीं, आप जिस भी धर्म के हो आप उसकी इज्जत करो, अपने धर्म की इज्जत करो, बाकियों के धर्म की इज्जत करो, और यूनिवर्सल पीस रखो। इस तरीके की चीज़ें को वो फॉलो करता था, और वो जो गवर्नेंस जो उसने रन करी थी वही सेम आगे जहांगीर और शाहजहां के टाइम पे भी चलती रही, वो इतनी ज़बरदस्त थी। अब बात करें 17th सेंचुरी में मुगल एम्पायर कैसा रहा एंड उसके बाद कैसा रहा, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एफिशिएंसी ऑफ द मुगल लेड टू ग्रेट इकोनॉमिक कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी। अब इतना अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन होगी तो डेफिनेटली क्या होगा, एक ग्रेट इकोनॉमी मिलेगी हमको, एक ग्रेट कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है, तो क्या होगा, जो राजा है वो और समृद्ध होता जाएगा, जो साम्राज्य है और समृद्ध होता जाएगा। तो मुगल एम्पायर बेहद समृद्ध हो चुका था, उनके पास अच्छा खासा पैसा आ गया था। मुगल एम्परर एंड देयर मनसबदार अच्छा खासा पैसा खर्च करते थे इनकम, यानी कि सैलरीज पे, जो कि आर्टिसियंस को, पीजेंट को हेल्प करता था उनके गुड्स के साथ। सिंपल सी बात है, लोगों की सैलरी ज़्यादा होगी, लोग खरीदेंगे ज़्यादा, लोग खरीदेंगे ज़्यादा, किसका फ़ायदा होगा, पीजेंट्स का और आर्टिस्ट का ही तो फायदा होगा। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छी इकोनॉमी थी, सब खुश थे। लेट 17th सेंचुरी की बात करें तो इनॉर्मस वेल्थ एंड रिसोर्सेज कमांड बाय द मुगल एलीट मेड देम एन एक्सट्रीमली पावरफुल ग्रुप ऑफ पीपल। क्या हो गया था, इतना भयंकर वेल्दी लोग हो चुके थे कि वो मुगल एलीट कहलाए और वो एक्सट्रीमली पावरफुल बन चुके थे। As the authority of Mughal emperors slowly declined, his servants emerged as powerful centers of powers in the region. But धीरे धीरे जैसे मुगल emperors डिक्लाइन होते चले गए, कम होते चले गए, हुआ क्या, उनके जो सर्वेंट्स थे, यानी कि कोई राइट हैंड लेफ्ट हैंड थे, वो धीरे धीरे पावरफुल होते चले गए। और 18th सेंचुरी आते आते प्रोविंसेस ऑफ एम्पायर सच एज हैदराबाद, अवध had consolidated their independent political identities। एक टाइम ऐसा था कि 17th सेंचुरी आते आते पूरा इंडिया लगभग मुगल होता जा रहा था, तो वहीं 18th सेंचुरी आते आते धीरे धीरे हैदराबाद, अवध जैसे बड़े बड़े सिटीज़ अलग निकल के आ गए थे कि भाई अब हम तो इंडिपेंडेंट हैं, यानी कि मुगल का इस तरीके से डिक्लाइन हुआ था। एंड आई होप हमारे चैप्टर का भी मस्त डिक्लाइन हो चुका है, क्योंकि लो जी हमने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया, चक दे फटे। फटाफट मेरे को कमेंट करके बता दो ये चैप्टर कैसा लगा। काफ़ी बड़ा चैप्टर था एंड काफ़ी कुछ था इसमें सीखने लायक। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी कि नहीं लगी, कोई कमी रहेगी तो भी बता देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, अब ये चैप्टर आपको अगर पक्का कर रहा है ना, एकदम 100% मार्क्स वाला, तो आपको जाना है और फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाके कौन सी वीडियो देखनी है, कौन सी, बताओ, क्वेश्चन आंसर्स वाली, वेरी गुड, बस वो वीडियो देख लो और बस चक दे फट्टे, आपका काम डन है जी, पूरे मार्क्स आने ही आने हैं। ठीक है जी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।